नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में, और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार की गिरती हुई कानून व्यवस्था की, और इस कानून व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सहयोगी, हम कह सकते हैं कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सबका अलग अलग डफली और अलग अलग राग बज रहा है। एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मतलब गिरती हुई कानून व्यवस्था से बिहार की जनता एक तरह से पीड़ित है, प्रताड़ित हो रही है। और अब तो इस गिरती हुई कानून व्यवस्था की तुलना 20 वर्ष पहले के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान के जंगल राज से अब इसकी तुलना की जाने लगी है। और जब जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, घर के बाहर व्यापारियों की हत्याएं कर दी जाती है, जो मुहर्रम की ताजिया निकलती है उसमें मोतिहारी में अजय यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, दरभंगा में एक पुलिस ऑफिसर को चाकू मार दिया जाता है। तब भी एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता हैं, सब अपने डफली अपना राग बजा रहे हैं। और लगता ऐसा है कि जैसे कि बिहार में एक अराजकता की स्थिति हो, आम जनता अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये सवाल सुरक्षा का है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। राजनीति का मुद्दा इसलिए भी बन गया है कि एनडीए में वर्तमान में देखेंगे तो 5 राजनीतिक दल का समूह है। ये जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी नीतीश कुमार ही हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी घटक है जिसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री चुप है, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे से हैं, उनके बयानों में भी अंतर है। कैसे, मैं आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि चिराग पासवान क्या बोलते हैं। चिराग पासवान सीधा सीधा बिहार के पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का मतलब क्या है? बिहार का गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का मतलब है सीधा सीधा नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की पैरवी कर रहे हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो एनडीए के अंतर प्रतिद्वंदिता है, उसी प्रतिद्वंदिता का यह स्पष्ट उदाहरण है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात से इनकार नहीं करते कि नीतीश कुमार की पहचान क्या है। नीतीश कुमार की पहचान सुशासन कायम करने वाले एक राजनेता की रही है, लेकिन साथ ही इस बात पर लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अक्षम हो रही है। अब हम बात करते हैं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री की, और फिर बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं। मुख्यमंत्री तो मुंह पर टेप लगाकर निश्चिंत से बैठे हैं, शायद उनको ये बातें सुनाई भी दे रही है या नहीं दे रही है। बिहार के लोगों की सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं ये तो मेरा मामला नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बिहार जैसे बड़े राज्य में हुआ करती है। अब बताइए कि बिहार सरकार के नाक के नीचे पटना में, राजधानी में जब गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, बालू व्यापारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है, विक्रम झा नाम के व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, एक वकील की हत्या कर दी जाती है उसके घर के बाहर, साथ ही प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार की हत्या, लूट की घटनाएं घट रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, फिर भी बिहार की जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। उनके समर्थन से सरकार चल रही है, उन्हीं के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर से अगले चुनाव के लिए भी 2025 के चुनाव को भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। क्या मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं होती है? इस बात का जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी ये बात नहीं मानते कि अगर ऐसी ही कानून व्यवस्था बनी रही, कानून व्यवस्था की यही स्थिति रही, तो फिर चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार के चेहरे पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा? इस सवाल का जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए। वहीं दूसरा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनका बयान
तो और लाजवाब आता है। कई बार लगता है कि उनके अंदर इस प्रकार की गंभीरता की कमी है, पद की मर्यादा को भी भूल जाते हैं। पद की मर्यादा भूलते हुए उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात करते हैं बुलडोजर चलाने की, बात करते हैं इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई विपक्ष का नेता किसी सत्ता पक्ष के शासन में रहे मंत्री और या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी को धमकी देता हो। वो बार बार इस बात की केवल धमकी देकर रह जाते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और कानून व्यवस्था की जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। केवल धमकी देने से कुछ भी नहीं होता है उप मुख्यमंत्री महोदय। धमकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, पुलिस प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी होती है। बताइए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कि अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, क्या बिहार की सरकार ने किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया? क्या किसी भी पुलिस पदाधिकारी को सजा स्वरूप ट्रांसफर किया गया? क्या किसी को से शोकॉज किया गया कि बताइए कि आपके क्षेत्र में इतनी घटनाएं क्यों घट रही है? मतलब किसी की जिम्मेवारी तय की गई? आज तक नहीं की गई। हाँ, एक बात है कि जब बहुत बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री निवास में ही वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। लेकिन उस बैठक का परिणाम क्या हुआ? बैठक का परिणाम यह हुआ कि बिहार का डीजीपी खुद प्रेस के सामने आकर 4 दिन के बाद ये उस केस का रहस्योद्घाटन खुलासा करते हैं कि किस किस परिस्थिति में किन किन लोगों के द्वारा ये हत्या की गई, कौन था सुपारी देने वाला, कौन था शूटर, कौन था हथियार का सौदागर। हाँ, एक व्यक्ति जिसकी संबद्धता और संलग्नता अभी तक अपुष्ट है, उसके इनकाउंटर करने की वाहवाही जरूर डीजीपी ने लूट लिया था। तो ये तो बिहार की स्थिति है। विपक्ष, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल की बात अगर हम करें, वो केवल ताना मारते हैं कि भाई 20 साल पहले की आप लालू राबड़ी देवी के शासन काल से आज तुलना कीजिए। तो ये तो केवल आरोप और प्रत्यारोप है। लेकिन जहां तक बात है कि इसकी जिम्मेवारी लेने की, तो इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की बनती है। सत्ता पक्ष केवल ये कहकर, जनता दल के जितने भी प्रवक्ता हैं ये कहते नहीं अघाते कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ठीक है, आप ये दावा करते हैं, मान लिया आपके दावे पे भरोसा किया कि आप किसी हत्यारे को बचाते नहीं हैं, आप किसी निर्दोष को फंसाते नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की जान जा रही है उसकी जान की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को यह जवाब देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को नीतीश कुमार शासन के लिए सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहते हुए अपना गाल जब बजाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, अपनी पीठ जब खुद से थपथपाते हैं जब नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, तो उन लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि यह अपराध को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? हत्या नहीं हो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? इतने दिनों के अंदर, चाहे वो मुहर्रम के दिन जितनी घटनाएं घटी या उसके पहले, आज नीतीश कुमार के गृह जिले में 2 दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सीवान में एक जाति के लोगों ने दूसरी जाति के लोगों पर तलवार से हमला किया, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ अगर अपराधियों के मन के अंदर नहीं है तो इस घटना की पुनरावृत्ति को कौन रोक पाएगा? जब तक किसी अपराधी को, किसी पुलिस पदाधिकारी को उसके क्षेत्र में उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि नाकामयाबी के लिए अगर जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा, अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा किसी भी पुलिस पदाधिकारी को, तो वो पुलिस पदाधिकारी अपराध रोकने का प्रयास क्यों करेगा? सवाल कई हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने के बदले केवल और केवल एनडीए के लोग बिहार की जनता को एक तरह से जिसे कहते हैं जिलेबी बनाना, तो वो केवल जिलेबी बना रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करके आप बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। और नीतीश कुमार की सरकार को तो ये बात याद रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी, अगर महागठबंधन की तुलना में, आरजेडी की तुलना में नीतीश कुमार को अगर कभी भी एज मिला है, आज भी बढ़त मिला हुआ है अगर, तो सबसे बड़ा कारण है कानून व्यवस्था में सुधार।
नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी यह बात याद करना चाहिए कि पहले कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार की सरकार ने कानून व्यवस्था पर कैसे नियंत्रण किया था। केवल अपने किए हुए कामों को ही दोहराने की आवश्यकता है। बिहार में अपराध घटेगा, कमेगा, नियंत्रित रहेगा, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत है जो नीतीश कुमार की सरकार को इन सब कामों को करने से रोकती है। बिहार जाना जाता था एसपीडी ट्रायल के लिए। एसपीडी ट्रायल 2000 पहला जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का 2005 से 10 का, उसके रिकॉर्ड को निकालकर देख लीजिए नीतीश बाबू, आप खुद आंकड़े निकालकर आपको अपने किए हुए पूर्व के कामों पर खुद गर्व होगा। अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया था या फिर बिहार छोड़ दिया था, आप ही कहा करते थे, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी कहा करते थे कि बिहार में या तो नीतीश कुमार रहेंगे या फिर अपराधी रहेंगे। आज क्या हो गया, क्या परिवर्तन आ गया? किस कारण से आप आरोप लगाते हैं? जनता दल यूनाइटेड के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आरोप लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पर। राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुनाव के कारण, जनता दल यूनाइटेड को बदनाम करने के कारण, नीतीश कुमार को बदनाम करने के कारण, एनडीए को बदनाम करने के कारण, यह आरोप है एनडीए के लोगों का कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये आपराधिक घटनाएं करवा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एनडीए की सरकार को उन अपराधियों पर या अपराध की साजिश रचने वाले लोगों पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कौन रोक रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है जो नीतीश कुमार को उन लोगों पर कार्रवाई करने से रोक रही है? अगर आरजेडी के लोग ही, अगर विपक्ष के लोग ही इन सभी आपराधिक घटनाओं के पीछे हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या उसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की सरकार की नहीं है? क्यों नीतीश कुमार को लोगों ने सत्ता में बिठाया और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर किया? तेजस्वी यादव आज भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। उसमें सबसे बड़ा कारण एक ही है और वो अंतर पैदा करता है कानून व्यवस्था। मित्रों, मुझे लगता है कि आज के दिन इस मुद्दे पर इससे बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था की कमियों को हम नहीं समझ सकते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज एनडीए के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे या फिर नीतीश कुमार को नहीं समझा पा रहे। अगर नीतीश कुमार को नहीं समझा पा रहे, नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार समझ सकते हैं, तो नीतीश कुमार से मुक्ति दिलाने की भी जिम्मेवारी इसी एनडीए की है, इसी भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में एनडीए की तरफ से सत्ताधारी दल में सबसे बड़ा घटक है और यह जिम्मेवारी सबसे बड़े घटक की है। अदरवाइज चुनाव में तो इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।